तो आज हम लोगों को देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। 3 क्लासिफिकेशन है लिपिड्स के। सबसे पहला सिंपल लिपिड। जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है कंपाउंड लिपिड्स का। और तीसरा जो होता है वो डिराइव्ड लिपिड्स का होता है। यानी कि 3 टाइप के लिपिड्स बेस्ड ऑन देयर कॉम्पोजिशन, किस चीज़ के मिलके बने हुए हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले कुछ मेन बात जो है देख लेते हैं इस क्लासिफिकेशन की, उसके बाद फिर एक एक करके डील करेंगे डिटेल में। तो सिंपल लिपिड्स जो होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल। इन 2 चीजों से मिलके सिंपल लिपिड्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। इनमें कोई एडिशनल ग्रुप्स नहीं होते हैं। नो एडिशनल, जैसे फॉस्फेट, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के कोई एडिशनल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो नो एडिशनल ग्रुप। अगर एग्जांपल्स लेना चाहें हम सिंपल लिपिड्स का, तो हमारे पास हैं फैट्स, सुबेरिन, क्यूटिन और वैक्स। ये 4 मेन एग्जांपल्स हैं हमारे पास सिंपल लिपिड्स के। इसके बाद कंपाउंड लिपिड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड लिपिड को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड। तो इनमें एडिशनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो दे हैव एडिशनल ग्रुप्स along with, मतलब और मेन चीज क्या होगी? फैटी एसिड और अल्कोहल, ये तो इसमें होगा ही, साथ ही साथ कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखना चाहें तो हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स। तो जाहिर सी बात है इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एडिशनल ग्रुप है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसमें जो ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है वो एडिशनल ग्रुप है। फिर हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स, इसमें जो प्रोटीन है वो एडिशनल ग्रुप है। तो इस तरह के लिपिड जो होते हैं वो कॉन्जुगेटेड लिपिड या कंपाउंड लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स। तो डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं, अब भाई नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के ये डेरिवेटिव होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास टर्पीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये 2 एग्जांपल हैं डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स के। या फिर ये लिपिड लाइक केमिकल्स भी हो सकते हैं। लिपिड जैसे हैं लेकिन एग्जैक्टली लिपिड नहीं है, तो लिपिड लाइक केमिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो स्टेरॉल्स। तो हमारे पास इस तरह से क्लासिफिकेशन ये एक तरह का कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक एक करके हम जो एग्जांपल्स हैं उनमें कुछ डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, न्यूट्रल
या ट्रू फैट्स की। तो इनको न्यूट्रल फैट भी कहा जाता है या ट्रू फैट भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम पहले ही आपको बता चुके हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स याद करिए, जब ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में हमने 3 फैटी एसिड्स जोड़ दिए थे तो वही ट्राइग्लिसराइड बन गया था। अगर आपने रिवाइज किया हो तो ट्राइग्लिसराइड तो अब उसको फिर से हम रिवाइज नहीं करेंगे ना, डिटेल में हम फिर से बताएंगे। सिंपली यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स। अच्छा, ग्लिसरॉल को एक और नाम से जाना जाता है, इसको ग्लिसरीन भी कहा जाता है, इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहा जाता है। तो ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन कहिए या ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहिए, बात वही है। अब जब ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन। हाँ, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली और है कि यहीं पे अगर हम एक टर्म लिख दें डाइग्लिसराइड, तो डाइग्लिसराइड का मतलब क्या हो जाएगा, डाइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स। अगर 2 ही फैटी एसिड जुड़ रहे हो, तीसरा सिर्फ OH ग्रुप बना हुआ हो, तो वो कहलाता है डाइग्लिसराइड। इसी तरह से अगर हम मोनोग्लिसराइड लिख दें तो मोनोग्लिसराइड का मतलब क्या हो गया कि इसमें सिर्फ 1 फैटी एसिड होगा, यानी ये होगा ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड। तो इसको हमने कह दिया मोनोग्लिसराइड। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ट्राइग्लिसराइड में ये जो 3 फैटी एसिड्स हैं, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि ये तीनों के तीनों फैटी एसिड्स सिमिलर हों, मतलब एक ही टाइप के हों, लेकिन होता है ऐसा। उस चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन फैट्स the 3 fatty acids are rarely similar, मतलब बहुत कम इसके चांसेस होते हैं कि तीनों फैटी एसिड्स जो हैं वो सेम टाइप के हों। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि ट्राइपामेटिन। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ट्राइस्टीयरिन। पामेटिन का मतलब क्या हो गया कि जो फैटी एसिड होगा वो कौन सा होगा, पामीटिक एसिड। ये वाला फैटी एसिड, इसमें तीनों के तीनों वही होंगे। स्टीयरिन का मतलब क्या हो गया कि इसमें तीनों के तीनों कौन से फैटी एसिड होंगे, स्टीयरिक एसिड वाले। तो ये फैट का नाम इसी के बेसिस पे रख दिया जाता है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। इस तरह के जो फैट्स होते हैं जैसे ट्राइपामेटिन या ट्राइस्टीरिन या ऐसे जिनमें तीनों के तीनों फैटी एसिड एक ही जैसे हों, उनको हम क्या कहते हैं, इन फैट्स नहीं, उसको हम फैटी एसिड की बात नहीं करें, उस फैट को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्योर फैट। तो यहीं पे हम बढ़ा देते हैं नोन एज प्योर फैट, यानी कि तीनों के तीनों फैटी एसिड जो है अगर सिमिलर हो गए तो उसको प्योर फैट कहेंगे। प्योर फैट का एग्जांपल 2 हमने दे दिया, ट्राइपामेटिन और ट्राइस्टीयरिन। तो ये तो बात हो गई रेयर अकरेंस की, जो बहुत कम पाया जाता है। लेकिन मोस्टली क्या पाया जाता है, तो मोस्टली जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, उसमें फैटी एसिड उसमें अलग अलग होते हैं तीनों। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोस्ट न्यूट्रल फैट्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ट्राइग्लिसराइड्स
और ट्राइग्लिसराइड्स अलग अलग कब होगा, जब उसके फैटी एसिड्स अलग अलग होंगे। तो ट्राइग्लिसराइड हम लिख रहे हैं लेकिन सेंस क्या है हमारा, फैटी एसिड का। वही डिफाइन करता है कि कौन से टाइप का ट्राइग्लिसराइड है। अच्छा, कॉमर्शियल यूज के लिए खैर हम ये बात पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर जान लो कि फॉर कॉमर्शियल यूज फैट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं। जब उसका कॉमर्शियल यूज की बात आती है तो वो दो टाइप कौन कौन से हैं, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक को हम कहते हैं हार्ड फैट और दूसरे को कहते हैं ऑयल्स। तो ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, जबकि हार्ड फैट जो जनरली सॉलिड होता है। तो अगर हम पहले ऑयल की बात करना चाहें तो इसमें हम क्या लिख लेंगे कि दोज फैट्स, ये भी फैट ही हैं, विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर की लिमिट क्या रखी गई है भाई, अब रूम टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो डिफाइन करना है तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी फैट लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको ऑयल कहेंगे। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये बात भी पहले हम बता चुके हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल भी बहुत सारे पहले भी दे चुके हैं, यहाँ पे आया है क्लासिफिकेशन तो लिख लो फिर से। ग्राउंड नट ऑयल यानी मूंगफली का तेल, ये सब लिक्विड होता है। कॉटन सीड ऑयल, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल जो डेली ही हम लोग लगभग यूज करते हैं। सीसमे ऑयल, सीसमे ऑयल मतलब क्या हो गया, तिल का तेल, तिल का तेल हो गया। फिर सनफ्लावर ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है, जो भी मतलब तुमको दिखे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, वो सब लिख सकते हो। सोयाबीन का तेल है, ये सब वही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे डिफाइन करने के लिए 20 डिग्री लिया जाता है, वो केमिस्ट्री वाला 25 होता है। वहाँ पे अलग, हाँ अलग तरीके से। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं ना है, ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। जब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तब वहाँ पे रूम टेम्परेचर 25 लेते हैं। तो अब ये तो हो गई भाई ऑयल्स की बात। मेनली हमको इसमें ऑयल्स की बात करनी है। हार्ड फैट तो हम जान ही रहे हैं कि सॉलिड हो जाएगा वो टेम्परेचर जब उसको कम मिलेगा तो अच्छा, अब एक और ख़ास बात ऑयल्स की क्या आती है कि ऑयल्स जो होते हैं उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, दे आर रिच इन अनसैचुरेटेड, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अच्छा, अब लेकिन यहीं पे एक दिक्कत भी आ जाती है। देखो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए तो अच्छा होता है, वो मतलब हमारी आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में या वेन्स में जाके जमता नहीं है अनसैचुरेशन होने की वजह से। तो जब जमता नहीं है तो कोई ये कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ाने में इसका बहुत रोल नहीं होता, इनफैक्ट ये कम करता है। लेकिन अनसैचुरेशन होने की वजह से ये रिएक्टिव ज़्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह से ये कार्बन चेन आ रही है और उसमें बीच बीच में कहीं डबल बॉन्ड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड आपको मालूम होगा कि ये लेस स्टेबल होता है। डबल बॉन्ड हमेशा लेस स्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड जो है वो पाई होता है दूसरा वाला। तो ये हो गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होता है लेस स्टेबल। लेस स्टेबल का मतलब ये हो गया कि हाईली रिएक्टिव होता है। लेस स्टेबल है तो इसका मतलब क्या हो गया,
हाईली रिएक्टिव, और इस वजह से यहीं पे हम लिख सकते हैं 10, यानी इस प्रकार अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल्स। तो ये ऑक्सीजन और दूसरे केमिकल्स से जो एनवायरनमेंट में है उनसे रिएक्ट कर लेते हैं, और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं तो ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर इसको खुले में आप रख दीजिए तो रिएक्शन करने के बाद ये धीरे धीरे जमने जैसा शुरुआत करने लगता है। तो यानी कि जो एक्सपोज्ड ऑयल्स होते हैं, खुले में जो रहते हैं, एक्सपोज्ड ऑयल्स हैव टेंडेंसी टू सॉलिडिफाई, जमने लगता है, और इसीलिए देयरफॉर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, ड्राइंग ऑयल्स। यानी ये ऐसे तेल हैं जो सूखने लगते हैं, भाई जम रहा है यानी सूख रहा है। अच्छा तो इस समस्या से निपटने के लिए कि डबल बॉन्ड की वजह से ये रिएक्टिव हो जा रहे हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सॉलिडिफाई हो रहे हैं, फिर इनके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। भाई कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो जा रही है तो उसका टेस्ट और केमिकल नेचर थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाएगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए किया क्या जाता है कि इनका हाइड्रोजिनेशन कर दिया जाता है और इनको हार्ड फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर हम ये बात यहाँ पे लिख दें कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दे आर कन्वर्टेड, सारी बातें ऑयल्स के लिए ही हम लिख रहे हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू हार्ड फैट्स बाय हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे मान लो इस तरह से, ये इसके हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजिनेशन जब हो जाएगा इसमें तो क्या होगा, उस डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ से गायब हो गया, और जब डबल बॉन्ड गायब हो गया तो पहले ये अनसैचुरेटेड था और बाद में ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, और सैचुरेटेड में जब कन्वर्ट हो गया तो ज़्यादा स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी भी बढ़ गई, और एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है कि फ्लेवर, यानी इसका जो स्वाद है वो भी बढ़ जाता है। फ्लेवर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो वहीं अगर रिफाइंड तेल का तला हुआ समोसा खाओगे तो उतना स्वाद नहीं मिलेगा जितना तुम डालडा में या फिर देसी घी में खाओ तो भाई और ही अच्छा है। तो उसके समोसे का या इस तरह की तली हुई चीज़ों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इम्प्रूव्ड टेस्ट रहता है। तो ये फ़ायदे होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजिनेशन किया जाता है। ऑल्दो ये नुकसान करता है बॉडी को, लेकिन आदमी मानता कहाँ है। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब तो नुकसान ही करते हैं, लेकिन जीभ के आगे मजबूर है आदमी, खाए बिना मानेगा नहीं। तो खाओ भैया, कंपनी वाले तो बेच बेच के पैसा कमाएंगे, तुम्हारे सेहत से क्या हो। ठीक है, बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर को भी दिखाओगे, डॉक्टर की भी चांदी होगी, दवा कंपनियों की भी चांदी होगी, और फूड वालों की चांदी तो है ही है। तो सबका फायदा है, बस नुकसान तुम्हारा है। जो ये चीज़ें समझ लेते हैं वो नहीं खाते हैं सब उल्टा सीधा। खैर वो तो अलग में है। अब इसमें हाँ, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर हम लिख लें कि हाइड्रोजिनेशन के बाद जो तैयार होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वनस्पति घी, डालडा वालडा जो होता है
हैं। और उसके बाद एक मार्गरीन होता है। मार्गरीन मार्गरीन बेसिकली क्या होता है, मार्गरीन जो होता है वो होता है इमल्सिफाइड एनिमल और प्लांट फैट, इसको हम मार्गरीन कहते हैं। तो ये सब हाइड्रोजिनेशन से ही प्राप्त होते हैं। तो कभी बंद मक्खन खाए होगे तुम लोग, वो चाय के साथ खाए हो? तो उसमें बड़ा ढेर सारा मक्खन लगा के देते हैं सब। कितने कितने रुपए में देते हैं सब बंद मक्खन? 5 रुपए में? है 30 रुपीज? 30 की 20? कौन सा मक्खन लगाते हैं सब? हाँ, यही तो नहीं पता है। अमूल का मक्खन नहीं लगाते हैं सब। वो सब जो मक्खन लगाते हैं वो मक्खन होता ही नहीं है, क्योंकि मक्खन जो है वो दूध से बनता है। और वो सब जो लगाते हैं वो ये मार्गरीन होता है। ये कैसे तैयार हो रहा है? एनिमल या प्लांट फैट। अब एनिमल फैट माने दूध वाला फैट मत समझ लेना। जानवर की चर्बी के नीचे जो फैट जमा होती है उसकी बात हो रही है। दूध का फैट तो अलग है, तो मिल्क फैट है, लेकिन यहाँ एनिमल फैट की बात हो रही है। तो जानवर की चर्बी हो गई, चाहे प्लांट की चर्बी माने तेल प्लांट का, उसको इमल्सिफाई करके और हाइड्रोजिनेट करके मार्गरीन तैयार होता है। तो वो 15 रुपए में वो न्यूट्रलाइट जो चलता है वो सब मार्गरीन है। घटिया थर्ड क्लास का प्रोडक्ट है। अब से खाना तो कहना भैया अमूल का मक्खन लगाओ तभी खाएंगे। और वो महंगा भी आता है। अमूल वाला मक्खन 100 ग्राम तुमको 48 रुपये या 50 रुपये का मिलेगा। इसका 100 ग्राम तुमको 16 या 17 रुपये में मिलेगा। 3 गुने का फर्क है रेट में। चलो कुछ जानकारी बड़ी सी पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ऐसे भी ऑयल्स होते हैं जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑयल्स हैविंग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि पूफा आर हेल्दियर, वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड मतलब क्या? अभी जो चेन बनाई थी उसमें एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा अनसैचुरेशन हो तो उसी को पॉली अनसैचुरेटेड कह देंगे। और इसी तरह से एक और टर्म आता है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, मूफा। मूफा मतलब क्या हो गया? मोनो, और आगे तो तुम लिख ही लोगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये वाला क्या है? ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड क्यों हेल्दी होते हैं? कि ये जो है दे लोअर कोलेस्टेरॉल इन ब्लड। तो खून के अंदर कोलेस्टेरॉल की मात्रा को घटाते हैं पॉली अनसैचुरेटेड वाले, इसीलिए ज़्यादा हेल्दियर होते हैं। और ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो अच्छी क्वालिटी के तेल में, फॉर एग्जांपल इन सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल जो होता है, या फिर राइस ब्रान ऑयल, इन सब में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई पूरी ऑयल्स की। और अब यही फैट की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो ऊपर थोड़ा सा हम कंपेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हार्ड फैट जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये सॉलिड एट 20 डिग्री सेल्सियस, सीधी सी बात है। और इसमें
किस तरह के फैटी एसिड्स होते हैं? कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और सैचुरेटेड में भी कौन से? लॉन्ग चेन वाले, लॉन्ग चेन, सैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। समझ में आ गई ये बात? एक सेकंड होल्ड करो तुम लोग, अभी बता रहे हैं। इसका कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं हम क्लास लेने के लिए, तो तुम जाओ थोड़ी देर, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब देखना, बिलबिलाओ नहीं। हाँ भाई, आते हैं वापस। तो ये हार्ड फैट की बात हम लोग कर रहे थे। अच्छा, इसमें बटर भी हार्ड फैट का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जनरली 20-25 डिग्री सेल्सियस तक तो सॉलिड ही रहता है, उसके बाद थोड़ा सा गर्म करने पे तब पिघलता है। और लेकिन बटर इतना हार्ड नहीं होता है। तो हार्ड क्यों नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बटर के अंदर, यानी बटर की जो सॉफ्टनेस है वो क्यों होती है? सॉफ्टनेस इज ड्यू टू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। हमने अभी ऊपर क्या लिखा कि हार्ड फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी लॉन्ग चेन होती है, लेकिन बटर में चूंकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं इसीलिए उतना हार्ड नहीं होता जितना बाकी के ये डालडा वगैरह हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो न्यूट्रल या ट्रू फैट्स की बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। पहला जो है हमने ये देख लिया। अब दूसरा नंबर 2 की हम बात करते हैं, वैक्स की बात करते हैं। नंबर 2 वैक्स या वैक्सेस, अलग अलग टाइप के हैं। अब वैक्स क्या होता है? वैक्स माने मोम, जैसे मोमबत्ती जिससे बनती है। तो वैक्स बेसिकली फैटी एसिड एस्टर्स ही होते हैं। ये भी भाई अब टाइप ऑफ फैट्स हैं तो फैटी एसिड से ही बनेंगे बाई एस्टरिफिकेशन। तो फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो डिफरेंस समझ में आया? अगर न्यूट्रल या ट्रू फैट और वैक्स में डिफरेंस पूछा जाए तो क्या डिफरेंस बता पाओगे? बताओ। डेफिनेशन में ही डिफरेंस। हाँ बोलो। सर उसमें मोनोहाइड्रिक में हाँ कहीं वो फैटी एसिड होता है। नहीं, फैटी एसिड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात हो रही है। यानी कि ऐसा एल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होगा, जबकि वहाँ फैट में ग्लिसरॉल वो कैसा है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, उसमें 3 OH ग्रुप हैं। डिफरेंस यहाँ पे है। OH ग्रुप जो एल्कोहल, भाई फैटी एसिड और अल्कोहल ये आपस में मिल रहे हैं तो एस्टरिफिकेशन हो रहा है। तो अल्कोहल में डिफरेंस है। फैट्स में जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल है, उसमें 3 OH ग्रुप हैं। और वैक्स में जो अल्कोहल होता है वो मोनोहाइड्रिक होता है, उसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होता है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें कि कौन कौन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसमें होते हैं, तो 3 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। साइटिल अल्कोहल, सेरिल अल्कोहल और मेरिसिल अल्कोहल। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। और ये जब फैटी एसिड से जुड़ते हैं तो जो भी चीज़ बनती है उसको हम वैक्स कहते हैं। तो वैक्स की भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि
नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बताएं कि प्लांट वैक्स जो होते हैं, प्लांट वैक्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन क्यूटिकल। क्यूटिकल जो लीफ की सरफेस के ऊपरी लेयर होती है उसमें प्लांट वैक्स पाया जाता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ऐसे पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स के ऊपर इस क्यूटिकल की कोटिंग होती है, तो वो पानी में बहुत देर तक रहते हैं, भाई ज़िंदगी उनको पानी में बितानी है। तो अगर इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग नहीं होगी तो वो पत्तियाँ सड़ जाएंगी। जैसे नॉर्मल किसी पेड़ पौधे की पत्ती पानी में डाल दो तो 1-2 दिन में सड़ जाती है, लेकिन जो पानी में ही रहने वाले प्लांट हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, उनकी पत्तियां तो नहीं सड़ती हैं, पानी में ही रहती हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उसमें क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल में वैक्स होता है, वैक्स जो है वाटर रिपेलेंट है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हाइड्रोफाइट्स हैव क्यूटिकल on their leaf surface which prevent wetting, मतलब लीफ गीली ही नहीं होगी, wetting and submergence ऑफ लीव्स लिख देते हैं यहाँ पे, ऑफ लीव्स। तो वैक्स की कोटिंग की वजह से ना वो गीला होगा, और जब गीला नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पानी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो वो भारी भी नहीं होगा, और भारी नहीं होगा तो डूबेगा नहीं। सबमर्ज माने डूब जाना, तो डूबेगा भी नहीं, अपना आराम से ऊपर सरफेस पे तैरता रहेगा। इसी तरह से लैंड प्लांट्स जो होते हैं, इन लैंड प्लांट्स यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है? इट रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन, यानी ट्रांसपीरेशन की वजह से जो वाटर लॉस हो रहा था उसको भी ये वैक्स कम करता है। तो ये चीज़, तो ये तो प्लांट वैक्सेस की बात हो गई। अब अगर हम एनिमल वैक्सेस की बात कर लें तो वो भी यहाँ पे हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं। एनिमल वैक्सेस, एनिमल्स भी सिक्रेट करते हैं भाई। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेना चाहें, लैनोलिन। लैनोलिन एक एनिमल वैक्स है, और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड फ्रॉम क्यूटेनियस ग्लैंड, क्यूटेनियस ग्लैंड of animals having fur, जिन एनिमल्स के ऊपर मोटे मोटे बाल होते हैं, तो उन एनिमल्स की क्यूटेनियस ग्लैंड इस वैक्स को सिक्रीट करती है, लैनोलिन की। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो मोटे फर उसके या जो उसके बाल हैं वो पानी से भीगते नहीं हैं। जैसे कि मान लो पोलर बियर की हम बात करें, जो सफ़ेद भालू जो पोल्स में अंटार्कटिका वगैरह में पाया जाता है, तो वो मछली पकड़ना उसकी मजबूरी है भाई, मछली नहीं पकड़ेगा तो खाएगा क्या। और अंटार्कटिका में यानी पोल्स वगैरह पे बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं होते हैं जब सर्दियां पड़ती रहती हैं, तो या जब सर्दियों की शुरुआत होती है, तो पानी में डूब डूब के घुस के वो और वहाँ से मछली उछली पकड़ के ले आता है। अब वहाँ टेम्परेचर इतना कम है कि अगर उसकी बॉडी जो है वो भीगी रहेगी तो हाइपोथर्मिया से मर जाएगा, मतलब टेम्परेचर उसके बॉडी का इतना कम हो जाएगा कि उसकी जान चली जाएगी। तो इस तरह से लैनोलिन जब सिक्रीट करता रहता है उसका स्किन की आउटर लेयर, तो वो उसकी जो फर है, उसके जो बाल हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग, वाटर इंसॉल्युबल कोटिंग हो जाती है वैक्स की। तो जैसे ही पानी में गया और मछली उछली पकड़ के ले आया बाहर,
उसके बाद अपने आप को खूब तेज झटकता है तो सारा पानी जो है वो निकल जाता है और तुरंत वो ड्राई हो जाता है, तुरंत सूख जाता है। और जब सूख जाता है तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो फिर से गर्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये फ़ायदा होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम एनिमल वैक्स का ले लें तो हमारे पास है सेरुमेन। सेरुमेन तो जानते ही हो ये क्या होता है, ईयर वैक्स को सेरुमेन कहते हैं। ईयर वैक्स, कान से जो वैक्स निकलता है उसको सेरुमेन कहते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, ये भी क्यूटेनियस ग्लैंड से ही निकलता है। कान के अंदर जो स्किन होती है उसमें छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो सेरुमेन को सिक्रेट करती हैं। तो सेरुमेन का क्या काम है, ये इट ल्यूब्रिकेट्स ईयर ड्रम, जो हमारा कान का पर्दा है या जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, तो उसको ये ल्यूब्रिकेट करता है। क्योंकि जब भी हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो हमारा कान का पर्दा जो है वो वाइब्रेट करता है, और कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट कर रही है तो उसमें थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो घर्षण की वजह से धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी। जैसे मशीन है या मोटरसाइकिल है, कार है, कोई भी है, इसका इंजन जब चलता है तो जाहिर सी बात है उसमें इंजन ऑयल भी डाला जाता है। अगर बिना इंजन ऑयल के चला दोगे तो घर्षण इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो पिस्टन उस्टन है वो सब छिल जाएंगे, जाम हो जाएंगे। तो वही हाल हमारे साथ भी है, अगर पर्दा बार बार हिल रहा है तो उसको ल्यूब्रिकेट करना जरूरी है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। वो खैर वो तो सेरुमेन की वजह से नहीं होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी तो लाइसोजाइम की वजह से होती है, लेकिन एक साथ ही तो निकलता है। हाँ, डस्ट को ट्रैप करता है ये, ट्रैप डस्ट इन ईयर। तो कान में जो धूल ढक्कड़ घुस रही हो उसको ये ट्रैप कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और ज़्यादा अंदर तक नहीं जाने देता है, नहीं तो अंदर तक इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया सेरुमेन। अगला एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल हम लोगों के पास बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बीज वैक्स। मधुमक्खी जो वैक्स बनाती है, तो ये क्या होता है, बीज वैक्स जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल वैक्सेस, कई सारे अलग अलग टाइप के वैक्स मिल के बीज वैक्स का निर्माण करते हैं, जिससे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। तो ये सीक्रेट कहाँ से होता है, सीक्रेटेड बाय एब्डोमिनल ग्लैंड्स, एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ हनी बी। तो मधुमक्खी के पेट में ग्रंथियां होती हैं जो बीज वैक्स को सिक्रेट करती हैं। अब ये किस चीज़ का बना होता है, तो मेन कंपोनेंट जो उसका है, मेन लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मेन कंपोनेंट इसमें होता है पामेटिक एसिड प्लस मेराइसिल एल्कोहल। अभी हमने आपको ये बताया था ऊपर कि ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है, साइटिल, सेरिल और मेराइसिल। तो मेराइसिल एल्कोहल और पामेटिक एसिड क्या है, फैटी एसिड है। तो ये दोनों एस्टरीफाई हो जाते हैं और ये बीज वैक्स तैयार हो जाता है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा एक और वैक्स होता है पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स किसी जानवर से नहीं मिलता है हमको, बल्कि पैराफिन वैक्स जो होता है ये क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जैसे एग्जांपल लिखते हैं वैसलीन, आपने बहुत देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, पेट्रोलियम जेली होती है, तो वो बेसिकली पैराफिन वैक्स होता है। अच्छा, पैराफिन वैक्स से ही कैंडल भी बनाया जाता है, मतलब मोमबत्ती बनाने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज्ड फॉर कैंडल मेकिंग,
और इसके लिए पैराफिन वैक्स में क्या मिलाया जाता है? स्टीयरिक एसिड। तो लिख देते हैं यहाँ पे स्टीयरिक एसिड इज ऑल्सो एडेड। तो उसको जब मिला देते हैं तो मोमबत्ती का मोम तैयार हो जाता है। और लास्ट पॉइंट जो वैक्स में है हमारे पास वो क्या है कि एक वैक्स होता है वैक्स डी। अब ये जो वैक्स डी होता है ये कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन कौन से? बैक्टीरिया ऑफ लेप्रोसी, बैक्टीरिया ऑफ लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो कोढ़ जो होता है कुष्ठ रोग उसका बैक्टीरिया और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी यानी कि तपेदिक, इसका जो बैक्टीरिया नहीं तपेदिक करें क्षय रोग इसको कहते हैं हिंदी में। तो इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ये वैक्स डी प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो वैक्स डी होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इनके पैथोजेनिसिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी यानी इनकी ये जो बीमारी में गंभीरता है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल यही वैक्स डी होता है। यही हमारे शरीर में आकर और इस तरह के निगेटिव इफेक्ट शो करता है। तो ये बातें हो गई वैक्सेस की। अब इसके बाद क्यूटिन और सुबेरिन की भी कुछ बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो नंबर 3 है क्यूटिन। अब क्यूटिन जो होता है ये कैसे तैयार होता है? तो एक लाइन में बस इसको आप जान लीजिए कि ये है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स लिपिड, यानी बहुत सारी चीज़ों से मिलके ये तैयार होता है। और ये बनता कैसे है? प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस एस्टेरिफिकेशन एंड पॉलीमेराइजेशन ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स। तो उसको समझिए जरा, डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है जो बनता कैसे है? क्रॉस एस्टेरिफिकेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स। अब हाइड्रोक्सी फैटी एसिड का मतलब क्या हो गया? जैसे ये एक फैटी एसिड है COOH, भाई हाइड्रोकार्बन चेन में एक कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ दो फैटी एसिड बन जाता है। तो ये ऐसा फैटी एसिड है जो कि हाइड्रोक्सी है, लिखा हुआ ना हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं एक OH ग्रुप जरूर होगा। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये मान लो नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ नीचे होगा ऐसे C और ये COOH इस तरह से हो गया। ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें भी यहाँ पे OH ग्रुप होगा। तो होगा क्या कि क्रॉस एस्टेरिफिकेशन होगा, यानी इन मॉलिक्यूल्स का आपस में ही एस्टेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से H जो है ये निकलेगा, यहाँ से OH ऐसे ले लेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और ये पूरा ग्रुप इधर वाला इस फैटी एसिड का नीचे वाले का और ऊपर वाला ये आपस में जुड़ जाएंगे COO बॉन्ड की वजह से। तो ये एस्टर तैयार हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी एक मॉलिक्यूल हम लिख सकते हैं, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल का भी वही हाल होगा। जैसे इसमें COOH इधर लिख दें और इधर C 4 ही होने चाहिए ना, हाँ 4 हो जाएगा। यहाँ भी एक नीचे OH ग्रुप होगा।
फिर इसी तरह से इसका भी एस्टरिफिकेशन इस तरह से हो जाएगा, OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, H ये वाटर। तो यानी ये चेन ऐसे चलती जाएगी तो पॉलीमर तैयार हो जाएगा। तो क्रॉस एस्टरिफिकेशन हो रहा है, यानी एक दूसरे मॉलिक्यूल आपस में ही क्रॉस एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं और साथ में पॉलीमर तैयार हो रहा है। ये स्ट्रक्चर होता है क्यूटिन का। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्यूटिन होता है ये पाया कहाँ जाता है ये भी जान लीजिए यहीं पे। तो मालूम होगा आप लोगों को कि क्यूटिन इज प्रेजेंट इन epidermal cell walls, epidermal cell walls of plant cells। और यही क्यूटिन क्यूटिकल भी बनाता है। इट फॉर्म्स क्यूटिकल। ऊपर भी अभी हमने देखा था कि जो थिन लेयर होती है जो पाई जाती है लीफ वगैरह की सरफेस पे, तो वो क्यूटिकल की बनी होती है। तो उसमें एक कंपोनेंट क्यूटिन भी होता है। और उसमें क्यूटिन कितना होता है? तो क्यूटिकल में 50 से लेके 90% तक क्यूटिन हो सकता है। ये बात ध्यान रखिए। और इसी की वजह से लीफ जो होती है उसमें ट्रांसपीरेशन की रेट स्लो हो जाती है, वाटर को ये निकलने नहीं देता। तो ये बात हो गई क्यूटिन की। अब अगला हम बात करेंगे सुबेरिन की। तो नंबर 4 है सुबेरिन। सुबेरिन। अब सुबेरिन क्या होता है? तो सुबेरिन जो होता है ये तैयार होता है, या बेसिकली ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड फेलोनिक एसिड। ये भी एक फैटी एसिड है, स्पेसिफिक फैटी एसिड है। तो फेलोनिक एसिड, बस इतना एक लाइन का डेफिनेशन इसका याद रखना सफिशिएंट है। इससे फायदा क्या होता है सुबेरिन से? इट मेक्स सेल वॉल स्ट्रॉन्ग एंड इम्परमीबल, यानी कि सेल वॉल को मजबूती देता है और उससे कोई चीज क्रॉस नहीं कर सकती, नॉट इवन वाटर। और पाया कहाँ जाता है? फाउंड इन कॉर्क सेल्स एंड एंडोडर्मल सेल्स। ये जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा कहाँ पे ये सेल्स लोकेटेड होती है। तो कॉर्क सेल्स हो गई और एंडोडर्मल सेल्स हो गई, यहाँ पे सुबेरिन पाया जाता है। इसके बाद अगला है नंबर 5। इम्पॉर्टेंट है वैसे, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं इसलिए जल्दी निपट जाएगा। फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स जाहिर सी बात है अब डिराइव्ड लिपिड की कैटेगरी में हम लोग आ गए, और मेम्ब्रेन बनाने में इसी का इस्तेमाल होता है। तो मेन ऐसे इसको लिखें, इसको लिख सकते हैं कि हाँ लिख सकते हैं इसी तरह से, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कंपोनेंट होता है, मुख्य घटक होता है। अच्छा ये तो हमने बात कर दी कि किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है? एक्चुअली में ये ट्राइग्लिसराइड ही होता है। इट इज ट्राइग्लिसराइड in which one fatty acid is replaced by
रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड। तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, ये ग्लिसरॉल हो गया था और इस ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड्स जुड़ गए थे, ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड। तो अगर फॉस्फोलिपिड बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक फैटी एसिड यहाँ से हटा दो और इस फैटी एसिड की जगह क्या जोड़ दो, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये तैयार हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। तो बहुत सिंप्लीफाइड हमने ये इसको बना दिया ताकि समझ में आ जाए। बाकी डिटेल डायग्राम आपको मिल जाएगा, बुक में भी दिया हुआ है। अच्छा, अब इस फॉस्फोरिक एसिड के मौजूदगी की वजह से और साथ ही साथ जो 2 COO ग्रुप होंगे, CO ग्रुप कहाँ होंगे, इस कार्बन और फैटी एसिड के बीच में यहाँ पे, और नीचे वाले सबसे कार्बन और फैटी एसिड के बीच में COO यानी एस्टर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड और 2 एस्टर ग्रुप्स, ये दोनों मिलके पोलर हेड तैयार करते हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक पोर्शन। और बाकी जो हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ चलती चली जाती है, इस तरह से ये लंबी चेन इस तरह से चलती चली जाती है, ये क्या बनाता है, ये टेल बनाता है। तो ये दोनों क्या चीज़ है, ये दोनों की दोनों है हाइड्रोकार्बन, इसको हम टेल कह सकते हैं। और ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर लविंग नहीं होता है, वाटर हेटिंग होता है। जबकि ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, दिस मच, ये क्या है, ये हेड वाला पोर्शन है। और ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये वाटर लविंग होता है। तो ये पोलर होता है और ये हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन नॉन पोलर होता है। तो जो सिंप्लीफाइड डायग्राम हम बनाते हैं, वो सिंप्लीफाइड डायग्राम कैसा बनता है, बनाए हैं पहले भी बताएं तुम लोगों को, वो ऐसे बनता है, ये टेल हो गई और ये हो गया हेड। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, लिख देते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, डायग्राम ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब समझ में आ रहा होगा। तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इसी तरह से फॉस्फोलिपिड लाइन से अरेंज दिखते हैं। तो इस तरह का मॉलिक्यूल जिसमें दोनों टाइप के ग्रुप हो, यानी कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी हो और हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, एम्फीपैथिक। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये हो गई बात फॉस्फोलिपिड्स की। अब लास्ट हमारे पास बचा है जो पढ़ना जरूरी है, वो है स्टेरॉइड्स। पता नहीं कौन सा नंबर था, 5वां। तो नंबर 6 जो है वो, चलो सेम कलर में ही रखते हैं। नंबर 6 है स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स में क्या है चक्कर कि ये भी पूरा ग्रुप है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का, तो ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। और इसमें बेसिक कॉम्पोजिशन इनका क्या होता है या किस चीज़ से बने होते हैं, तो दे पजेस
a hydrogenated cyclopentano dash per hydrophenanthrin रिंग सिस्टम। बहुत लंबा नाम है, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा हमने कि दे possess a hydrogenated cyclopentano per hydrophenanthrin ring system। अब इसका हम बना लेते हैं एक डायग्राम, तब ये घबराहट हो जाएगी दूर, कितना भयानक क्या है ये। तो स्टेरॉइड का ये जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो बहुत अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव्स इसके तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, हाँ ये तैयार हो जाएगा। अब देखो, हाँ भाई किसी को कुछ पूछना है क्या? इसमें इतना ये जो पोर्शन है, या कहो तो कलर चेंज कर दें, उससे कोई मतलब नहीं है, बात वही है। एक सेकंड, हाँ सिर्फ इतने का कलर चेंज करते हैं, दिस 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 दिस। तो ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये साइक्लोपेंटेनो है। अरे भाई साइक्लोपेंटेन है तो साइक्लोपेंटेन है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो फिनेंथ्रीन रिंग सिस्टम कहलाता है। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो मालूम होगा। फिनेंथ्रीन रिंग सिस्टम, 3 रिंग का सिस्टम होता है ये, इसको फिनेंथ्रीन रिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऊपर जो हमने लिखा हाइड्रोजिनेटेड, हाइड्रोजिनेटेड का मतलब क्या हो गया कि इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं होता है। इन जनरल हो भी सकता है, ऐसा हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल नहीं होता है। तो हाइड्रोजिनेटेड है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग सिस्टम। पर हाइड्रो का मतलब ये हो गया कि कहीं कहीं इसमें OH ग्रुप भी जुड़ा रहता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है स्टेरॉयड मॉलिक्यूल का। इसमें नंबरिंग जरूरी होती है, तो नंबरिंग आपको याद रखनी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर पूछा था, तो कोलेस्ट्रॉल भी स्टेरॉयड डेरिवेटिव ही है, उसमें भी यही रिंग सिस्टम होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन की तो ये रिंग हो गई। और इसके अलावा इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक CH3 यहाँ पे होता है और दूसरा CH3 जो है वो 13वें कार्बन से अटैच्ड होता है, CH3 ये। उसका भी अपना नंबर होता है। इस कार्बन का नंबर होता है 18 और ये दूसरे वाले मिथाइल का 19। तो 19 कार्बन से मिलके ये पूरा रिंग सिस्टम कंप्लीट हो रहा है। अलग अलग इसमें मार्किंग भी इसको दे देते हैं, जैसे इस वाले रिंग को A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं, ये रिंग D है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया। स्टेरॉयड की जो रिंग का स्ट्रक्चर है वो यही होता है। अब इसमें कार्बन की पोजीशन, मिथाइल ग्रुप कहाँ किससे जुड़ रहा है, वो सब आपको याद रखना है। अगर ये कोलेस्टेरॉल होता है तो उसमें क्या होता है कि 17 नंबर के कार्बन पे ये एक हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ जाती और 3 नंबर का जो कार्बन है उससे एक OH ग्रुप अटैच हो जाता। ये OH, ये ऑरेंज वाला हम अलग से बता रहे हैं इसलिए। तब इसका स्ट्रक्चर जो है वो कोलेस्टेरॉल हो जाता है।
लेकिन अगर ये अटैचमेंट नहीं है तो ये जनरल स्टेरॉयड स्ट्रक्चर है। तो ये बात समझ में आ गई, ये स्टेरॉयड होता है। अब स्टेरॉयड के हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूजेस हैं। यूज इन द सेंस कि बॉडी में किस किस मॉलिक्यूल को बनाने में ये अपना रोल प्ले करता है। तो हम लिख सकते हैं कि मेजर ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉयड के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 इसमें वही स्टेरॉल आ जाता है, कोलेस्टेरॉल इसी को बिलोंग करता है। तो स्टेरॉयड ये बेसिकली होते क्या हैं स्टेरॉल्स? दे आर स्टेरॉइड्स with 8 to 10 carbon long aliphatic chain at C17। अभी हमने ऊपर बनाया है 17वें नंबर के कार्बन पे 8 से 10 कार्बन लॉन्ग एलिफेटिक चेन होती है इसमें। एंड एट लीस्ट 1 OH ग्रुप एट C3। कार्बन नंबर 3 पे एक OH होना ही चाहिए, तब ये स्टेरॉल कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास अभी हमने दिया कोलेस्टेरॉल, उसके बाद अर्गेस्टेरॉल जो फंगस में पाया जाता है, फिर स्टिग्मा स्टेरॉल प्लांट्स में पाया जाता है। तो कोलेस्टेरॉल कहाँ पाया जाता है? एनिमल्स में। अर्गेस्टेरॉल कहाँ पाया जाता है? फंगस में। स्टिग्मा स्टेरॉल प्लांट्स में। तो हर जगह इसके डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। ये पहला ग्रुप हो गया स्टेरॉल का। अब जो दूसरा ग्रुप होता है मेजर स्टेरॉइड्स का, वो होता है बाइल एसिड्स का। बाइल एसिड जो हमारे लीवर से सिक्रीट होते हैं। तो ये भी बाइल एसिड्स भी बेसिकली क्या होते हैं? बाइल एसिड्स भी स्टेरॉइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। स्टेरॉइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो कि कोलेस्टेरॉल से ही डिराइव्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, ग्लाइकोकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड। ये बाइल एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप हमारे पास भी मौजूद होता है। तो तीसरा ग्रुप भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलो नीचे वाले पेज पे लिख देते हैं। नंबर 3 ये होता है गोनेडल हार्मोन्स का। गोनेडल हार्मोन यानी कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ये सब स्टेरॉइड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पढ़ रहे हो बायोमोलिक्यूल और उसी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ रहा है, उसी में एंडोक्राइन सिस्टम भी आ रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ रहा है। तो यही है इस चैप्टर की खूबी। ये एक चैप्टर बढ़िया से रट लो तो कई चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये गोनेडल हार्मोन्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से हैं जो स्टेरॉइड ग्रुप को बिलोंग करते हैं? तो एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं हम एस्ट्राडायोल, यानी कि इसको एस्ट्रोजन भी कहते हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है? स्टेरॉइड ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं। इसके बाद जो अगला ग्रुप होता है चौथा, वो होता है एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स का। यानी ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं। ये भी स्टेरॉइड नेचर के होते हैं।
जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखें तो कॉर्टिकोस्टेरोन, ये भी ग्रुप है। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स और भी हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिपिड वाला पोर्शन जो है आज हमने कंप्लीट कर लिया। इतना अगर याद है तो अच्छी बात है।